हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस। चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज और आज हमारा टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनकी बात करेंगे। फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी कमी। All over the world, there is a tendency in political parties toward the concentration of power in one or few leaders at the top. दुनिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक झुकाव रहता है कि जो जितनी भी पावर है पॉलिटिकल पार्टी की वो एक या कुछ जो टॉप पे लीडर्स होते हैं उनके ही हाथ में रहती है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। पार्टीज जो है जितने उनके मेंबर्स हैं उनके लिए कोई रजिस्टर उनका मेंटेन नहीं होता। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। ना ही उनका और संगठन किस तरीके से बनेगा, कैसे मजबूत होगा, ऐसी कोई मीटिंग्स वो नहीं करते। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। और जैसे एक कंपनी में अलग अलग पोस्ट होती हैं उसी तरीके से एक पार्टी में भी अलग अलग पोस्ट होती हैं, तो उसके लिए जो चुनाव है वो नहीं किया जाता रेगुलर बेसिस पे। इंटरनल जो पोस्ट्स हैं किसी पार्टी की उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। Ordinary members of the party do not have the means or the connections that are needed to influence the decisions. इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो भी डिसीजन लेती है उसके ऊपर जो आम मेंबर है उस पार्टी का उसका कोई भी असर नहीं होता, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके पास कोई ऐसा साधन या मीन नहीं है ताकि वो उस फैसले को प्रभावित कर सके। ना उसके पास कोई कनेक्शन है ताकि वो टॉप लीडर तक पहुंच सके, ना उसके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे वो अपनी बात आगे रख सके। तो मतलब जो पार्टी ने डिसीजन लिया है वो टॉप लीडर्स के द्वारा ही लिया गया होता है। ऑर्डिनरी मेंबर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब आपका इसका वंशवादी आप बोल सकते हो। देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। बहुत ही कम तरीके हैं एक आम वर्कर के लिए कि वो मेहनत करे और लगातार उठता हुआ टॉप में चला जाए पार्टी पे। Those who happen to be the leaders are in position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. जो लीडर्स होते हैं जो पोजीशन मतलब उनकी हाई होती है वो एक एडवांटेज देते हैं अपने उन लोगों को जो उनके ज्यादा क्लोज होते हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के जो क्लोज होते हैं या अपनी खुद की फैमिली मेंबर्स को, उनको पार्टी की पोजीशन में एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब एज कंपैरेटिवली टू ऑर्डिनरी वर्कर्स के हाथ में पावर होती है। जो टॉप लीडर्स हैं पार्टी के वो जो एडवांटेजेस हैं वो अपने जो उनके पास होते हैं लोग उनके क्लोज होते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स को ही मतलब वो मेन पावर में लेके आते हैं। इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। ज्यादातर पार्टीज में क्या होता है किसी पार्टी की जो टॉप पोजीशन है वो हमेशा एक ही फैमिली के जो मेंबर है उसको कंट्रोल करते हैं। People who do not have adequate experience or popular support come to occupy position of power। इससे क्या होता है जिन लोगों के पास ना तो खास एक्सपीरियंस होता और ना ही उन्हें सपोर्ट होता फिर भी वो टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका जो फैमिली मेंबर है वो उस पॉलिटिकल पार्टी की टॉप पोजीशन पे है, तो उसका फायदा उन्हें मिल जाता है। तो दिस इज द सेकंड चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी। मनी एंड मसल पावर। पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन। पार्टीज का जो फोकस होता है वो ये होता है कि किसी तरीके से वो इलेक्शन जीत जाए। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। इस वजह से वो उन कैंडिडेट्स की तरफ झुकते हैं या उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनके पास या तो बहुत सारा पैसा होता है या फिर जो बहुत सारा पैसा इकट्ठा या रेज कर सकते हैं, फंड इकट्ठा कर सकते हैं। यू कैन से rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, कैंडिडेट बनाया जाएगा, तो ये अमीर लोग और कंपनीज जो हैं जो पार्टीज को फंड देंगी इनको जो है अपना जो भी इनका आइडिया होता है वो पॉलिटिकल पार्टी पे रखना पड़ता है और पॉलिटिकल पार्टी को भी उसका जो रवैया है जो आइडिया है उसको बनाना पड़ता है। उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिसीज होती है उनको चेंज करना पड़ता है
एज पर द कंपनी, क्योंकि कंपनी उनको फंड प्रोवाइड कर रही है, तो इसका असर उनके फैसलों पर भी होता है। इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन, और कई बार तो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि मनी और मसल पावर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इलेक्शन में, और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट है। मीनिंगफुल चॉइस टू दी वोटर्स। ओके, अब मीनिंगफुल चॉइस क्या है वोटर्स के लिए, कि अब पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग है। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर कहते हैं कि मैं आपके लिए बेटर हूं, तो वो क्यों बेटर है, क्या चॉइस करने का रीजन है। लेकिन ये आज की डेट में खत्म हो चुकी है। वाई? इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अगर वोटर को ये बताना है कि वो उनके लिए बेहतर है, तो उसके लिए पार्टीज को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। In recently years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most part of the world. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच में जो आइडियोलॉजी का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। मतलब सेम तरीके की आइडियाज ही वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोटर्स के आगे। हालांकि उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका में भी अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक आइडिया है वो ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज का सेम ही है। तो इसीलिए जो वोटर्स हैं उनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं बचता है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सिलेक्ट करें, तो किस वजह से करें। और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर मान लो अलग है भी है, बहुत मतलब पॉलिटिकल पार्टी बहुत अलग भी विचार पेश करती है, तो हो सकता है वो फिर भी वोटर्स को सिलेक्ट ना करें, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ज्यादा अलग चली जाती है, या फिर जो कैंडिडेट होता है वो लगातार अपनी जो पार्टी है वो स्विच करते रहते हैं। तो इससे उनका लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वोटर्स के अंदर जागता है, और वो उस कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं करते। तो मीनिंगफुल चॉइस का ना देना भी वोटर्स को एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चैलेंज है। तो ये 4 चैलेंजेस थे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के थे, जो आपकी बुक में कवर किए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चैलेंजेस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।